हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम अपने कॉमर्स के दूसरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करने जा रहे हैं फॉर न्यू सेशन 2020 23 22-23। क्लियर है। आपको जैसे पता ही है ये कि हमारा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो कितनी वेटेज रखता है, 100 मार्क्स की वेटेज रखता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। उसमें से 80 मार्क्स की थ्योरी का पेपर आएगा और 20 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आके लगाएगा। क्लियर है। प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा देखने के बाद क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो मगर इसकी बात करूँ कि जो 80 मार्क्स है वो डिवाइड है बेटा आपके दो बुक्स में, या फिर मैं कहूँ कि हमारे जो सिलेबस है या जो हमारी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन का नाम क्या है बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है बेटा। प्लस वन में हम पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहाँ पे हम किसकी बात करते थे, एक सिंगल पर्सन की बात करते थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब कि अब हम सिंगल पर्सन की बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं करेंगे, पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, पूरी कंट्री की बात करेंगे। क्लियर है। ग्रुप ऑफ पीपल की बात करेंगे। बात समझ आ रही है। तो बेटा ये यूनिट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट है आपकी, ये भी जो है 40 मार्क्स की है, और ये वाली भी कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन भी कितने मार्क्स का बेटा, 40 मार्क्स का। और दूसरा हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। और ये जो 40 मार्क्स हैं इसके अंदर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं बोलूँ तो 5 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हमें देखने को मिलेंगी, और इसके अंदर जनरली हमें 3 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। और बेटा इस बार सिलेबस भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है। क्लियर है। कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं तो वो आपके लिए इस साल बेनिफिशियल रहेंगे इस ईयर। क्लियर है। चलो तो बेटा हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट फर्स्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है बेटा, नेशनल इनकम। क्लियर है यहाँ तक। नेशनल इनकम में बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ तक क्लियर है। चलो बेटा, तो इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक की क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हम बात करेंगे फाइनल गुड्स। किसकी बात करेंगे बेटा, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। क्लियर है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं उसकी बात हम करेंगे। तो मैं फाइनल गुड्स अगर मैं बताऊं बेटा सिंपल, कि जैसे मान लो एग्जांपल कि कोई आइसक्रीम हम घर पे भी बनाते हैं ना, आइसक्रीम बनाते हैं। तो आइसक्रीम को हम क्या करते हैं कि आइसक्रीम 2 प्रोसेस से बनती है। पहले हम सारे इंग्रेडिएंट जो आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए उनको हम मिक्स कर लेंगे, और फिर हम क्या करते हैं, जो इंग्रेडिएंट हमने मिक्स किए हैं उनको फ्रीज कर लेंगे, और फ्रीजर में रखने के बाद वो आइसक्रीम फाइनली रेडी होती है खाने के लिए। मतलब कंजप्शन के लिए। क्लियर है। कंजप्शन के लिए वो फाइनली क्या होती है, रेडी होती है। समझी बात। तो बेटा अगर मैं इस आइसक्रीम की बात करूं, आपने ध्यान से देखा, इस आइसक्रीम की मैं बात करूं तो हमने आइसक्रीम बनाने के लिए क्या किया,
पहले सारे मटेरियल्स को, मिल्क हो गया जैसे, ठीक है, चॉकलेट पाउडर हो गया, ठीक है, चॉकलेट पाउडर या कस्टर्ड पाउडर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले हमने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद हमने फ्रीजर में रख दिया, और फिर फ्रीजर में रखने के बाद ये प्रोडक्ट क्या हो गया, रेडी हो गया। तो इसकी मैं बात करूँ तो ये इसकी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन कहाँ तक है, यहाँ तक, जब हमने फ्रीजर में रखा, जहाँ ये मैं ब्लू ब्लू से कर रहा हूँ, ये इसकी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है। जैसी प्रोडक्ट इस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से क्रॉस हुआ, जैसे प्रोडक्ट इस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से क्रॉस हुआ, इस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से, ये जो मैंने रेड रेड की है, इस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से क्रॉस हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। जो भी गुड्स फाइनली रेडी होते हैं कंजप्शन के लिए, उसी गुड्स को हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। मतलब जिन गुड्स में हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लाओ और खा लिया, उस गुड्स को हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। क्लियर है, क्लियर हुआ। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो फाइनली रेडी होते हैं कंजप्शन के लिए, ठीक है। बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। देखो डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो दोज गुड्स which have crossed the boundary line of प्रोडक्शन, ऐसे गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी प्रोडक्शन की, एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र, और जो रेडी हैं अपने फाइनल यूज़र के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। क्लियर है। अभी मैंने बताया पहले मिक्स हुए गुड्स, मिक्स होने के बाद फिर हमने उसे फ्रीज किया, उसके बाद फाइनली आइसक्रीम क्या थी, आइसक्रीम रेडी थी। ये जो आइसक्रीम रेडी थी, इसी को हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। क्लियर है यहाँ तक, फाइनल गुड्स। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ गुड। द नेम ऑफ द गुड इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे गुड्स जिन्होंने अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि मैंने मिक्स करने के लिए क्या क्या, मिल्क डाला, ठीक है, कस्टर्ड पाउडर डाला, चॉकलेट पाउडर या कस्टर्ड पाउडर कह लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स की मैंने, और मिक्स करने के बाद अभी फ्रीजर में रखी है, अभी प्रोसेस से बाकी है। फ्रीजर में रखने के बाद वो फाइनली रेडी है आइसक्रीम। तो जो भी गुड्स अभी विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है, मतलब ऐसे गुड्स जिन्होंने अभी तक ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, ये वाली लाइन प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की है, उस गुड्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं कहूँ मिल्क और कस्टर्ड पाउडर दोनों ने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन अभी क्रॉस नहीं की है, इन गुड्स को मैं क्या कहूँगा, इंटरमीडिएट गुड्स, IG, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की है, उस गुड्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि दोज गुड्स, ब्लैक कर लेते हैं बेटा डेफिनेशन लिखने के लिए, दोज गुड्स which are within the boundary line of production, and not yet ready, अभी तक वो रेडी नहीं है, फॉर यूज बाय देयर
फाइनल यूज़र। ठीक है, अगर आपको आइसक्रीम खानी है, क्या आपने बस मिल्क और कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया और आप उसे कंज्यूम कर लोगे? नहीं, क्योंकि वो आइसक्रीम थोड़ी बनी अगर हमने आइसक्रीम खानी है। क्लियर है? तो ये गुड्स, अगर मिल्क और कस्टर्ड पाउडर को मैंने मिक्स किया तो ये गुड्स अभी रेडी नहीं है फाइनल कंजप्शन के लिए। तो ऐसे गुड्स जो फाइनली रेडी नहीं है कंजप्शन के लिए, ठीक है ना, नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र, फाइनल यूज़र के लिए रेडी नहीं है, मतलब कंज्यूमर के लिए रेडी नहीं है, उस गुड्स को हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? चलो, अब बेटा इसके बीच में डिफरेंस बहुत आया था पेपर में, एग्ज़ाम में इसके बीच में डिफरेंस ज़रूर पूछते हैं कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, इनके बीच में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो वो डिफरेंस हम बताएंगे। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ लिखेंगे बेटा। फर्स्ट पॉइंट, these goods, those goods which are used either for consumption or for investment क्लियर है? अभी मैं समझाता हूँ, पहले आप लिख लेते हैं। those goods which are used either for resale or for further production क्लियर है? रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इनको मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो बेटा मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा, देखो 2 मिनट, नेक्स्ट पेज पे भी चला जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, देखो इधर, देखो जो फाइनल गुड्स हैं वो क्या हैं? यूज्ड होंगे कंजप्शन पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। क्लियर है? कंजप्शन पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जैसे एक हाउस होल्ड ने क्या परचेज की? एक हाउस होल्ड ने वॉशिंग मशीन परचेज की। क्या परचेज की बेटा? वॉशिंग मशीन परचेज की। क्लियर है? वॉशिंग मशीन परचेज की। अब ये जो हाउस होल्ड ने वॉशिंग मशीन परचेज की है, ये खुद की कंजप्शन के लिए, खुद की पर्पस के लिए, खुद की जो ह्यूमन वांट्स थी सेटिस्फाई करने के लिए, कि भाई मुझे अब हाथ से नहीं कपड़े धोने पड़े, ठीक है ना, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसने एक वॉशिंग मशीन ले ली, खुद के यूज़ के लिए, खुद के कंजप्शन के लिए। क्लियर? और यही वॉशिंग मशीन अगर एक ड्राई क्लीनर ले लेता तो वो किस मशीन पे, किस पर्पस से लेता है ड्राई क्लीनर? वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेता है। क्लियर है? क्योंकि वो इस मशीन से क्या करेगा? इस मशीन से वॉशिंग मशीन से क्या करेगा? वो कपड़े धोएगा और बेचेगा। मतलब इस ड्राई क्लीनर के लिए क्या है? ये वॉशिंग मशीन एक इन्वेस्टमेंट है। बात समझ आ रही है?
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फाइनल गुड है वो कंजप्शन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। अगर एक हाउस होल्ड मतलब हम लोग में से कोई वॉशिंग मशीन परचेज़ कर रहा है तो वो अपनी कंजप्शन के लिए परचेज़ कर रहा है, बट एक ड्राई क्लीनर जब परचेज़ कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से परचेज़ कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो फाइनल गुड जो है वो किसी चीज़ के लिए भी यूज्ड हो सकता है, आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, सेकंड पॉइंट की बात करें बेटा। अच्छा, अगर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स देखो, इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर अगर मैं, वैसे मैंने बता ही दिया, ये कह रहे हैं कि ये यूज्ड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड होते हैं किस पर्पज़ के लिए? या तो रीसेल पर्पज़ के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अभी मैंने एग्जांपल जो दी मिल्क की, मिल्क यूज़ कर रहा है आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो मिल्क हो गया वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। IG लिख रहा हूँ मैं। एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर, इसका क्या काम है? इसका काम क्या है? प्लॉट परचेज करके सोल्ड कर देने, या फिर एक कार शोरूम है तो वो क्या करते हैं? कार परचेज करके सोल्ड कर देते हैं। तो वो कार जो परचेज कर रहे हैं वो रीसेल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्स हैं, शोरूम वाले के लिए जो कार्स हैं, वो कार्स क्या हैं? वो कार क्या है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। IG लिख रहा हूँ मैं, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी डीलर के लिए प्लॉट क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये इसे रीसेल पर्पज़ के लिए परचेज कर रहा है। क्लियर है? तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अगर रीसेल पर्पज़ के लिए हो रहे हैं तब भी, ऐसे गुड्स जो रीसेल पर्पज़ के लिए हम ले रहे हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे गुड्स जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं उस गुड्स को भी हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखो, लिखा दे हैव ए डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि एज दे सेटिस्फाई द वांट डायरेक्टली। क्लियर है? अभी मैंने एग्जांपल दी कि जो आइसक्रीम है, जो आइसक्रीम की एग्जांपल दी थी कि भाई आइसक्रीम अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैं अगर आइसक्रीम परचेज़ करके खा रहा हूँ तो वो मेरी डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है मेरी ह्यूमन वांट्स को। क्लियर है? जो मेरी ह्यूमन वांट्स है उसको डायरेक्टली क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। बात समझ आ गई? जो फाइनल गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स। लेकिन मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूँ अगर, तो इंटरमीडिएट गुड्स में ऐसा नहीं है। बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है? इनकी गुड्स की हम डिमांड क्या कहेंगे? दे हैव ए ड्राइव्ड डिमांड। इनकी डिमांड क्या है? ड्राइव्ड है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आइसक्रीम खानी है और कोई मुझे कहे कि मिल्क परचेज कर लो, तो भाई मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मेरी ह्यूमन वांट को डायरेक्टली कौन सेटिस्फाई करेगा? आइसक्रीम। बट वो बन किससे रही है? मिल्क से तो बन रही है। तो कहने का मतलब एक तरीके से जा तो मेरे अंदर क्या जाएगा? मिल्क ही जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि मिल्क
ही मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, पर वो डायरेक्टली नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। जब उसके अंदर कुछ चीज़ें मिल रही हैं, पहले उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर मिला, फिर उसके अंदर क्या हुआ, फ्रीज हुई, फ्रीज होके बाद आइसक्रीम बनी, तब जाके वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये डायरेक्टली नहीं सेटिस्फाई करती ह्यूमन वांट। क्लियर है? ये ड्राइव डिमांड है, और ये है जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं फाइनल गुड्स। क्लियर है यहाँ पे? सेकेंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो बेटा। थर्ड पॉइंट, इसको इंक्लूड करते हैं हम, इंक्लूडेड इन बोथ, इसको हम इंक्लूड करते हैं इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसको हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, बोथ, दोनों के अंदर। और इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, NI लिख रहा हूँ मैं इसे बेटा, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे? देखो, क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्या कर लिए? क्रॉस कर लिए, क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। और ये जो गुड्स हैं, नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की है, इन्होंने क्रॉस नहीं की है। क्लियर? नेक्स्ट, हम नेक्स्ट टाइप की गुड्स पे चल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने, अगर रिकैप करें हम, तो हमने क्या पढ़ा? एक फाइनल गुड पढ़े, और एक हमने क्या पढ़ा है? इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो फाइनली रेडी है कंज्यूमर के लिए, या कंजप्शन के लिए, या फाइनल यूज़र के लिए। क्लियर है? जैसे आइसक्रीम, मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स किन्हें कहेंगे? जो प्रोडक्शन बाउंड्री जिन्होंने अभी क्रॉस नहीं की है, जैसे मैंने मिल्क और कस्टर्ड पाउडर की एग्जांपल दी थी। ये दोनों क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इन्होंने अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की है। अगर ये क्रॉस कर जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? फाइनल गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप गुड्स की, तो सीधा हम डिफरेंस ही पढ़ेंगे नेक्स्ट गुड का। द नेम ऑफ गुड इज कंजप्शन गुड्स, कंजप्शन गुड्स। राइटिंग मेरी बेटा थोड़ी साफ नहीं है, फेयर नोट कोई नहीं होती मेरी तो कभी। और कैपिटल गुड्स। ठीक है, कभी मेरी फेयर नोटबुक पे भी नहीं हुई राइटिंग साफ स्कूल्स में, तो राइटिंग से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, चलो। तो दो तरह के गुड्स होते हैं, कंजप्शन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? देखो, मैं पर थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आइसक्रीम परचेज़ करी, आइसक्रीम परचेज़ की, ये क्या है? कंजप्शन गुड है, और ये फाइनल गुड भी है। ठीक है ना? क्योंकि हमने क्या पढ़ा? फाइनल गुड क्या होते हैं? या तो कंजप्शन के लिए परचेज होंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज होंगे। क्लियर है? यही तो पढ़ा था हमने। अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए हैं? अभी हम ऊपर यही तो पढ़ के आए हैं। देखो, जो फाइनल गुड होते थे बेटा, क्या होते थे वो? जो फाइनल गुड होते थे, या तो वो कंजप्शन के लिए यूज़ होते थे, या वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होते थे। क्लियर? कंजप्शन क्या होता है? कि जो हाउस होल्ड परचेज करते हैं, डायरेक्टली जो परचेज कर रहे हैं, हाउस होल्ड जो परचेज करते हैं, हम तुम हमारे जैसे लोग जो परचेज करते हैं गुड्स। जैसे हाउस होल्ड क्या परचेज करता है? हाउस होल्ड कोक,
परचेज करता है, कोको कोला पीने के लिए। हाउस होल्ड कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के लिए परचेज कर रहा है, खाने पीने के लिए परचेज कर रहा है, पहनने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए परचेज कर रहा है, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? कंजप्शन गुड्स। और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन परचेज करता है? बिजनेसमैन, फर्म्स। अगर मैं बात करूँ फर्म्स या बिजनेसमैन, है ना, वो परचेज करता है। तो उन गुड को हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। कि जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदी जा रही हैं गुड्स, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। पर ये गुड्स, एक चीज़ याद रखना, इनकी जो लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। 1 ईयर लाइफ जो है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, मोर लिख लेना बेटा। लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। क्लियर है सबको? तो मैं दोबारा बताता हूँ कि फाइनल गुड अगर कंजप्शन के लिए परचेज हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजप्शन के लिए मतलब कि एक हाउस होल्ड परचेज कर रहा है अपने खुद के कंजप्शन के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजप्शन गुड्स। जैसे हाउस होल्ड ने परचेज किए, आइसक्रीम परचेज की, हाउस होल्ड ने परचेज किए, खाने पीने की कोई भी चीज़ परचेज की, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? कंजप्शन गुड्स। क्लियर है? और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर कोई परचेज कर रहा है, पर वो जो चीज़ परचेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, उसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा है, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ठीक है ना, लिख लेना, मोर देन 1 ईयर। उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। तो देखो, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो जरा, ठीक है। जैसे कि these goods satisfy human wants डायरेक्टली। अगर मैं अभी जो एग्जांपल लेके चल रहा था बेटा, उस एग्जांपल की मैं बात करूं तो उसकी जो आइसक्रीम एग्जांपल है, आइसक्रीम जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो कंजप्शन के लिए रेडी होता है, खाने पीने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंजप्शन गुड्स। क्लियर है? बट वो आइसक्रीम जो है फ्रीजर में जा रही थी, फ्रीजर जो है वो क्या है बेटा? कैपिटल गुड्स। मतलब जो मशीन्स वगैरह तुम यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हो, वो मशीन्स वगैरह क्या है? कैपिटल गुड्स। बात समझ आ रही है? तो सच गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या हो गए? सच गुड्स satisfy human wants indirectly। देखो, जो जो कंजप्शन गुड है वो तो डायरेक्टली हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैंने आइसक्रीम खाई और मेरी वांट्स सेटिस्फाई हो गई डायरेक्टली। बट वो आइसक्रीम बन के किससे तैयार हुई? क्या फ्रीजर ना होता तो वो क्या रेडी हो जाती? तो फ्रीजर की वजह से वो आइसक्रीम बनी। तो ये जो कैपिटल गुड्स है ये सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली तो नहीं हमें कंजप्शन कर रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं हमारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डायरेक्टली तो मुझे सेटिस्फैक्शन किससे मिल रही है? जब मैं आइसक्रीम कंज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ह्यूमन जो वांट्स हैं वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई होती हैं किससे? कैपिटल गुड से। यहाँ पे जो फ्रिज है वो कैपिटल गुड है। क्लियर है? अभी और डिफरेंस हम इसके पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आती जाएंगी। क्लियर है? लिखा है दे डू नॉट। देखो, दे डू नॉट प्रमोट, या दे डू नॉट यूज भी कह सकते हो, प्रमोट या यूज फॉर प्रोडक्शन, या दे डू नॉट प्रमोट या यूज फॉर प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, दे डू नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन कैपेसिटी या दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है ना? क्लियर है? इसको डिलीट ही कर दो बेटा, यूज रहने दो, सीधा ही आप लिख दो दे डू नॉट
ठीक है, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते। भाई आइसक्रीम रेडी हो गई, खाने को तैयार, हमने खा ली बस, ठीक है, ये प्रोडक्शन, हम इससे कोई फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई आइसक्रीम से? नहीं, आइसक्रीम रेडी हो गई और हमने खा ली बस। लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। मैंने अभी बताया फ्रिज जो है उसी से तो आइसक्रीम बन के तैयार हो रही है, तो फ्रिज वहाँ पे क्या है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर है? तो जो गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स। ठीक है, दे हेल्प इन राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। इनसे क्या होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होती है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद थर्ड पॉइंट आप लिखोगे इसके अंदर कि ज़्यादातर कंजप्शन गुड्स की लाइफ जो होती है वो लिमिटेड होती है। वो कह रहे हैं लिमिटेड लाइफ होती है। लिमिटेड हम कह लें कि मतलब ज़्यादा 1 साल पर, ठीक है ना, जैसे कपड़े हो गए या खाने पीने की चीज़ हो गई, ये तो नहीं हम 2-2 साल 4-4 साल रखते हैं खाने पीने की चीज़, तो इनकी जो लिमिटेड लाइफ होती है, एक छोटी लाइफ होती है, ठीक है, कंजप्शन गुड्स की। तो हम लिखने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स, ठीक है, एक्सेप्ट मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने घर में कूलर ले लिया तो ये ड्यूरेबल गुड्स है, लंबे समय तक चलेगा। क्लियर? हैव लिमिटेड लाइफ। क्लियर? तो देखो इधर जो कंजप्शन गुड्स होते हैं उनकी क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, कह रहे हैं ज़्यादातर लिमिटेड लाइफ हमें देखने को मिलती है। लेकिन कैपिटल गुड्स, अब जो आइसक्रीम पार्लर है, ठीक है ना, जो आइसक्रीम बना रहा है फ्रीजर से, तो फ्रीजर की लाइफ क्या 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो कैपिटल गुड्स की जो लाइफ होती है वो 1 ईयर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ। उसकी एक्सपेक्टेड जो लाइफ होती है कितनी होती है, मोर देन 1 ईयर। उसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 1 साल से ज़्यादा होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो ये डिफरेंस था कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में। कंजप्शन गुड्स क्या थे कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते थे, ठीक है ना, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते थे, और ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फ्रीजर की मदद से ही आइसक्रीम बन के तैयार हो रही है, तो वो जो आइसक्रीम खाने से मुझे शांति मिली, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हुई, वो तो हो गई कंजप्शन गुड आइसक्रीम। बट जो जिस चीज़ से वो बनी, फ्रीजर की हेल्प से बनी, मिक्सर की हेल्प से बनी, मिक्सर और फ्रीजर यहाँ पे क्या है, कैपिटल गुड्स है। क्लियर? आइसक्रीम पार्लर के लिए, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मशीन्स खरीदी हैं, तब जाके प्रोडक्शन हो रही है। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, ये प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को। दे डू नॉट प्रमोट, सॉरी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते। डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब कि कंजप्शन गुड्स की मदद से हम फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते। क्लियर है? पर कैपिटल गुड्स की मदद से हम प्रोडक्शन राइज करते हैं, बढ़ाते हैं प्रोडक्शन अपनी। ज़्यादातर कंजप्शन गुड्स की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड लाइफ होती है। लिमिटेड लाइफ मतलब समझ रहे हो ना। कैपिटल गुड्स की जो लाइफ होती है जनरली मोर देन 1 ईयर होती है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने पढ़ा था, और शुरू में हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा था। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन जिन्होंने क्रॉस नहीं की है, और नॉट येट रेडी फॉर फाइनल यूज़र, जो फाइनल यूज़र के लिए भी रेडी नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात हम, स्टॉक एंड फ्लो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही।
तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एक टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर हमने कितने गुड्स के बारे में डिस्कशन की, 4 गुड्स के बारे में डिस्कशन की। तो फर्स्ट था फाइनल गुड, सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड था कंजप्शन गुड्स और फोर्थ था कैपिटल गुड्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है कई बार, ठीक है। वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि ऑल मशीन्स, मैंने कहा मशीन्स फर्दर प्रोडक्शन में काम आती है, तो क्वेश्चन ये है कि ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, क्या सारी मशीन कैपिटल गुड्स होती हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। डिफेंड और रिफ्यूट, डिफेंड करो या रिफ्यूट करो द गिवन स्टेटमेंट विद रीज़न, रीज़न के साथ। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन है, एक होमवर्क है, ये आपने करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्लियर है, और नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर की डिस्कशन हम करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की भी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।